Hi everyone, welcome to Action Reaction classes. I am back with a new chapter, another important one. Last time हमने metals and non-metals किया था. इस बार हम करेंगे लाइफ प्रोसेस. ओके, अब लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे 3-4 प्रोसेस तो हैं, लेकिन उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग भी है. सो आई हैव ट्राइड कि जितना इम्पॉर्टेंट स्टफ है सिर्फ वो इधर रहे. उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो वी विल कवर अप विद द क्वेश्चंस. ठीक है, सो जो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा उसमें वी विल बी डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन बाय वन, शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, वन वर्ड, सब कुछ कवर करके उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट रहता है जो यहाँ नहीं कवर हुआ है वो आई विल कवर अप देयर. राइट, सो इट्स लाइक 15-20 पेजेस में खत्म हो जाएगा दिस वन. Okay, yes, let's get started. So, life process, the symphony of maintenance. So, maintenance as in like हमें क्या क्या करना पड़ता है. So, we have to go nutrition, respiration, transport, excretion. ये 4 processes हैं, essential process हैं that makes a living being a living being, right? किसी भी चीज़ को आप कह सकते हो कि this pen is not living. I am a living person. You are a living person. Reason being, ये इसको कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए. ही इज नॉट रेस्पायरिंग, ही इज नॉट ट्रांसपोर्टिंग एनीथिंग, ही इज नॉट एक्सक्रीटिंग एनीथिंग, राइट? ही इज नॉट ब्रीदिंग ऑल दैट स्टफ, राइट? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेरी वेल स्ट्रक्चर. जो सिंपल एक बहुत पहले क्वेश्चन आता था, आई डोंट थिंक अभी कोई पूछेगा कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर फॉर अ लिविंग पर्सन और फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, right? Because the effects of environment, this order is constantly at risk of breaking down. So ये जो structure है हमारा, because of the effects of environment it can keep on breaking down, right? Life is the sum of the maintenance of process, molecular movements होते हैं which are not visible to us, so we cannot see कि क्या चल रहा है, but yes, that is there and that prevents the breakdown. Coming on to life is a constant battle against the disorder. So हम क्या करते हैं कि समझो अगर हम बीमार हो जाते हैं, सो आवर बॉडी का इम्यून सिस्टम वो ट्राई करता रहता है कि वी आई एम गोइंग टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. सो वी आर कॉन्स्टेंटली बैटलिंग. अभी अगर हमने कोई खाना खाया है तो खाना खाने के बाद व्हाट विल हैपन, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया कुछ तो अंदर गया होगा, उससे the system will be fighting. So there is constant battle, and this is the visible evidence that we can see. This is the true definition which we say कि हाँ ये ऐसा कुछ सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है. इफ यू रिमेंबर दिस, इफ यू हैव सीन दिस, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, राइट? नाउ द इंजन ऑफ मेंटेनेंस, कैसे सब कुछ मेंटेन करते हो हर चीज के लिए. इफ अ कार हैज टू रन, उसको भी फ्यूल चाहिए. हमारे लिए जो फ्यूल है दैट इज द एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, राइट? सो द इंजन ऑफ मेंटेनेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड. सब चीज को मेंटेन करने के लिए अपने को चाहिए एनर्जी. एंड उसके बाद वो एनर्जी से हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, एटीपी फॉर्मेशन होता है. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. हमको हमारी बॉडी को एनर्जी समझ में नहीं आता है. इट्स लाइक यू गो टू अ डिफरेंट कंट्री, तुम लेके जाओ अपने रुपीज लेके जाओ और तुम यूएस चले जाओ तो डॉलर्स में चाहिए. सो उनको नहीं समझ में आ रहा है तुम रुपीज लेके गए हो, तुमको पहले वो कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वो एनर्जी को वी विल कन्वर्ट इट इनटू एटीपी, तब बॉडी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर पाएगी. Visible movements is not enough to define life. Just because someone is smiling या कुछ भी कर रहे हो तो that is not life, right? Plants may not move, and animals breathe while asleep, right? They are also breathing, you also breathe. The true definition of life is molecular movement used for maintenance and repair. So we are doing things to maintain ourselves जो हमें दिख भी नहीं रहा है, but process is continuing. ओके, सो ये सारी चीजें तो थियोरेटिकल पोर्शन हो गया. काम की बात पे आते हैं. सिंपल सिंपल सा अगर क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये सिंपल क्वेश्चन आ गया कि ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में डिफरेंस बताओ. नहीं आएगा मतलब गारंटी है कि नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर 1 मार्क में भी आ जाता है तो. सो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज प्रोड्यूसर्स. हेट्रोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स बोला जाता है. हेट्रोट्रॉफ्स हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं. कैसे? जो ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं. ओके, सो इन्होंने क्या यूज किया है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उससे बनाया है ऑर्गेनिक मटेरियल. कार्बन डाइऑक्साइड ये सब को यूज करके C6H12O6 दे हैव मेड. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस. हाँ, तो इन्होंने ये सब बनाया है, एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वो एक कॉम्प्लेक्स सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स है, राइट?
इसको फिर कौन यूज करेगा? हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम करेंगे. मैकेनिज्म इज ट्रैपिंग एक्सटर्नल एनर्जी. सो वी नो ऑटोट्रॉफ्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं अपना, थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं वो? दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, they would use water, and they would make utilization of sunlight, and then they will produce glucose. See, I don't know what is happening. Plus H2O. Okay. Okay, hi everyone. I don't know what happened in the previous video. Let's continue. This ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स जो थे, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्रोड्यूसर्स. क्यों होते हैं प्रोड्यूसर्स? देखो ये भी तो इतने आराम से काम कर रहा है. प्रोड्यूसर्स आर इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक क्या होता है? देखो पीरियोडिक टेबल में अगर तुमने देखा हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें हैं उन्हें नॉन मेटल्स वगैरह हम कहते हैं. दे आर मोस्टली और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ठीक है. सो जो सब चीजें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, राइट, ये सब चीजों को यूटिलाइज करके जब तुम कोई चीज बनाते हो, जैसे C6H12O6, इसने क्या बनाया है? ग्लूकोज बनाया है ना. ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन यूटिलाइज करता है? हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है. अब ये कैसे बनाते हैं? इनको चाहिए होता है सनलाइट टू सिंथेसाइज देयर फूड, एंड एग्जांपल्स आर सम ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज. हेटेरोट्रॉप्स कौन होगा? जो भी इन्होंने सब बनाया है, सारी मेहनत को खा लेने वाले हो गए हेटेरोट्रॉप्स. सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंज्यूम करता है, राइट. सोर्स क्या है उनका? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस. क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस? जो भी इन्होंने प्रिपेयर किया है, या फिर इट्स नॉट मैंडेटरी जो इन्होंने प्रिपेयर किया है, या फिर कोई और दूसरा एनिमल, बिकॉज लायन कैन ईट अनदर एनिमल, वो भी किसका बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. सो मस्ट यूज बायो कैटलिस्ट. बायो कैटलिस्ट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स हेल्प करते हैं किसी भी प्रोसेस को. कैटलिस्ट की तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं, वी कॉल देम एज बायो, राइट. बायो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है? हमेशा किसी भी काम को, जो काम तुम्हारा 15 मिनट में हो रहा है उसको 7 मिनट में करेगा, या 8 मिनट में करेगा. मतलब जो भी काम का रेट है उसको कम कर देगा. सो क्या करता है वो? हेल्प करता है टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. एग्जांपल्स ऑल द एनिमल्स एंड द फंजाई. नेक्स्ट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल टूल्स जो आपका डिसमेंटल मतलब तोड़ने तोड़ने के काम करते हैं. नाउ फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉफ्स, खुद से खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफ्स क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसाइज करते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. अब वी सेड की क्या क्या चीजें जरूरत थी? CO2 चाहिए था, पानी चाहिए था, और सनलाइट चाहिए था, राइट. CO2 जो है वो एयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में प्रेजेंट है, तो एयर में वो कौन लेके आएगा? लीव्स लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे? लीव्स के पास होते हैं पोर्स. सी दीज जो आपके लोअर एपिडर्मिस में मिलते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. छोटे छोटे पोर्स एट द लोअर साइड ऑफ द एपिडर्मिस. देन वाटर. वाटर आएगा रूट से, सबको पता है. सनलाइट जो होगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है क्लोरोप्लास्ट का. कैसे? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल. सो जब वो क्लोरोफिल को यूज करेगा, उससे सनलाइट को ट्रैप करेंगे. सो बेसिकली क्या होगा? अब ओवरऑल होता क्या है कि सबसे पहले क्लोरोफिल कैचेस द लाइट एनर्जी, तो उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, और उस लाइट एनर्जी को यूज करके वी विल और दे विल ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो पानी को किस में ब्रेक कर दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. एंड देन फाइनली रिडक्शन. रिडक्शन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज. अच्छा, इसको रिड्यूस्ड टू क्यों बोला? देखो पहले CO2 था, और CO2 से बना है C6H12O6. और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद है, सो रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा है, बट हाइड्रोजन जरूर ऐड हो गया है, क्योंकि पहले उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं था. सो नाउ दिस इज रिडक्शन. नेक्स्ट, एनर्जी स्टोरेज. सो अब ये सब काम करके द किचन ऑफ द प्लांट कौन है? लीव्स. लीव्स में क्या करते हैं? वो अपनी सारी अनयूज्ड एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है. स्टार्च क्या होता है? इंटरनल एनर्जी रिजर्व. लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं? दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट. Remember this difference between humans and plants. Now the intake valve, stomata, guard cells. देखो, स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, और ये जो किडनी जैसे हैं, किडनी
राजमा जैसे किडनी बीन्स, राइट? सो फंक्शन मैसिव गैसेस एक्सचेंज, जो भी गैसेस का एक्सचेंज होना है दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम योर। सो दे कैन ओपन एंड दे कैन क्लोज, डिपेंड करता है किस चीज की जरूरत है। अगर पानी बहुत ज्यादा है, गैसेस बहुत ज्यादा इंटरनली फिल हो गया है, सो दे विल ओपन अप, राइट? या फिर कुछ इनटेक करना है, दे विल ओपन अप। बट इफ दे आर लाइक इन अ सोल्यूशन जिसमें दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट समथिंग, सो दे विल ट्राई कि अभी ओपन अप नहीं होना है। सो एक्सचेंज ऑपरेट कौन कर रहा है? गार्ड सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज योर गार्ड सेल्स, गार्ड करने का काम कर रहे हैं। पोर क्लोज व्हेन CO2 इज नीडेड टू प्रिवेंट मैसिव वाटर लॉस, राइट? क्यों पोर ओपन किया है? इट्स लाइक अ डोर, डोर ओपन है, अब उसको नहीं पता है कि उधर से पानी निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है या आ रहा है, क्या हो रहा है। सो इट विल डू कि जब CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट विल क्लोज इटसेल्फ। कौन? गार्ड सेल्स विल क्लोज देमसेल्व्स। Roots simultaneously pull nitrogen, phosphorus, iron, magnesium from the soil, and nitrogen is essential for protein synthesis. Be it the animals, be it the plants, दोनों में protein synthesis के लिए it is very much important. So out of this part, nutrition वाला part, this is all that was required. ठीक है? Now we will move on to digestion. That is more important portion. बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। इसमें कुछ चीजें तुम अगर बहुत अच्छे से शो कर पाते हो कि किस चीज का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, दैट विल मेक और ब्रेक द सीन। सो इनटेक कहाँ से हुआ? माउथ से। माउथ के पास होते हैं टीथ, टीथ क्रश करते हैं फूड को टू अ यूनिफॉर्म टेक्सचर। देन यू हैव सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कहाँ से मिलता है हमको? सलाइवरी ग्लैंड से, राइट? ये मिल गया सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट, राइट? इट ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स स्टार्च, इसका काम क्या है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। सो व्हाट वी विल रिमेंबर कि स्टार्च है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है? सो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, भले ही ये सिर्फ 20% डाइजेशन होता है यहाँ पे, बट स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? एट स्टार्टेड फ्रॉम माउथ। ओके, स्टार्च का डाइजेशन, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इट स्टार्टेड फ्रॉम दी माउथ। ओके, नेक्स्ट, अभी माउथ से अभी खाना जाएगा कहाँ पे? स्टमक में। स्टमक में जाएगा थ्रू द ईसोफेगस। ईसोफेगस बस एक डायरेक्ट पाइप नहीं है, ऐसे नहीं है, वो थोड़ा ऐसे है। या दीज वेवी मोशंस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर मोशन को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ईसोफेगस इज अ सॉफ्ट लाइनिंग, ये सब चीजें छोड़ो, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जो उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट, जब खाना आपका स्टमक में होता है, स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं तीन चीजें। एक होता है HCl, जिसको कहते हो आप एसिड। सेकेंड इज पेप्सिन, विच इज अनदर एंजाइम। एंड थर्ड इज म्यूकस, म्यूकस जो हमें प्रोटेक्ट करता है एसिड से। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड दोनों काम कर रहे हैं, एसिड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एसिड क्यों चाहिए? नॉर्मल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स इट इज आस्क्ड, क्या रोल है एसिड का? सो व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन स्टमक? सो एक जो पेप्सिन है उसका बहुत अलग ड्रामा है, इसकी डिमांड्स हैं, और नॉर्मली सारे एंजाइम्स की डिमांड्स होती हैं विच वी विल सी। एसिडिक मीडियम में काम करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। सो उसके लिए क्या है? एसिडिक मीडियम चाहिए। अब पेप्सिन को करना क्या है? प्रोटीन डाइजेस्ट करना है। सो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और उसको क्या बनाना है? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसका जो डाइजेशन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में हो सकता है। सो वी हैव टू प्रोवाइड दैट एसिडिक मीडियम। दूसरा, अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होगा तो इट विल किल बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज को किल करता है, राइट? म्यूकस पहले ही बताया, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। अब यहाँ से एसिडिक जो खाना है, इट विल रीच, वेयर विल इट गो? इट विल रीच टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप दिस इज विजिबल। या, इट विल रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी खाना आ गया है, कैसा? एसिडिक खाना। चाहिए क्या एसिडिक? नहीं, क्योंकि वहां पे और ड्रामेबाजी है। कैसी? दैट इज ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, राइट? लिवर के सिक्रीशंस है, बाइल जूस। तो बाइल का काम क्या होता है? बाइल सिक्रीट करता है, आई मीन लिवर सिक्रीट करता है बाइल टू इमल्सिफाई फैट्स और ब्रेक लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, फैट्स को ब्रेक करके उससे छोटे 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 फैटी एसिड्स बनाना, एंड देन फाइनली यू विल हैव
फैट ब्रोकन डाउन, राइट। सो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज योर मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेन साइट। और इसके साथ साथ क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीट होता है सब चीज का, और उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, स्टमक में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ के अंदर, और प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था स्टमक के अंदर। अब बचा कौन, फैट। फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और खत्म भी यहीं पे हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, यहीं पे सब सब खत्म हो जाएगा। सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन अपने भी कुछ सिक्रीशंस हैं उसके, लेट्स टेक अ लुक एट दैट पोर्शन। या सो लिवर क्या कर रहा है, लिवर उसको प्रोवाइड कर रहा है बाइल जूस, वो करेगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, सिंपली समझो, जो भी चीजें आपके फैट पानी में डिजोल्व नहीं हो सकती हैं, ठीक है, जो भी हम ये जो ऑयल और फैट वाली चीजें खाते हैं, ये पानी में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं, तो हमें इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये चीज पानी में डिजोल्व नहीं होगी, और हमारा मेन सोर्स क्या है, वी एक्सक्रीट थ्रू यूरिनेशन, ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन अगर ये चीजें पानी में डिजोल्व नहीं होंगी तो ये बॉडी में इकट्ठा होती रहेगी, तो वो उसको इमल्सिफाई करता है, वो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इजी बनाता है। सो सिक्रीट्स बाइल टू इमल्सिफाई फैट, यानी बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ताकि उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं ट्रिप्सिन, अगेन PSI, ट्रिप्सिन पेप्सिन दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोटीन्स जो बनते हैं अमीनो एसिड से वो वापस से अमीनो एसिड्स में टूट गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज से बने थे अब वापस से ग्लूकोज में टूट गए हैं, एंड फैट्स फैटी एसिड्स, एंड फाइनली यू हैव योर ग्लिसरॉल, राइट। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये सब जो है ये तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसको विलाई एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, सो दे डू एब्जॉर्ब दीज टाइनी वंस। तो क्या है, ये छोटा 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 है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ग्लिसरोल है, उन सबको एब्जॉर्ब किया जाएगा। नाउ सी, विलाई अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे डायरेक्ट अपनी लाइनिंग्स में एब्जॉर्प्शन कर ले, पर इसने क्या प्रेफर किया, देखो ऐसे। सो ऐसे करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, इंक भी ज्यादा लग रही है, तो तुम इंक के हेल्प से देख सकते हो कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और अगर ये दोनों साइड है तो बहुत ज्यादा होगा, राइट। सो विलाई आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या कर रहे हैं, वो एरिया बढ़ा रहे हैं। एक चीज जो इस एरिया में एब्जॉर्ब हो रही है, सिर्फ सिर्फ इस पे ऐसे देखो, ये हो गया एब्जॉर्प्शन, तो सिर्फ इतना सा एब्जॉर्ब हुआ। और वहीं पे अगर एक चीज, यही एरिया है, इतना ही है, बट अभी हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, सो देखो कितना सारा एब्जॉर्प्शन होगा। तुम ये ना, ये ग्रीन वाली इंक इधर ज्यादा यूज हुई है नीचे वाले से, सो जस्ट विद दैट यू कैन सी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों करें हैं, क्या हम सीधा सीधा कर सकते थे, नहीं, बट वी वांट कि जो भी खाना है वो क्या हो, वो काफी देर तक क्या रहे, बॉडी के अंदर रहे, इसीलिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी काफी लंबी है। जब ये बहुत देर तक रहेगा, खाना इधर उधर घूमता रहेगा, तो ये धीरे 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 कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे खाने में कुछ बहुत अच्छी चीजें थी लेकिन वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई, या वो निकल गई वेस्ट के थ्रू। ओके, एंड देन आफ्टर दैट यू नो कि होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर को देखना कि वाटर का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर बचा हुआ है पानी तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, देन बचे हुए चीज को रेक्टम में भेजेगा, एंड देन फाइनली इट विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू एनस। नाउ मूविंग ऑन टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अनलॉकिंग द एनर्जी, बेसिकली क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन एक होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होता है सिंपली सांस लेना, रेस्पिरेशन होता है जो तुमने यूटिलाइज किया है ऑक्सीजन, उससे तुम एनर्जी बनाने की कोशिश करते हो। और ये दो तरीके का होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इफ यू रिमेंबर, एरोबिक एनारोबिक, राइट। सो वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन नहीं होता है, राइट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक ईस्ट में होता है ये, राइट। देन व्हाट इज द सेकंड थिंग, एरोबिक में क्या होता है कि आपको इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइक ये स्लो प्रोसेस है, एनर्जी मिलती तो है बट ये स्लो प्रोसेस है, और ये एक फास्ट प्रोसेस है, इससे हमें एनर्जी भी मिलती है। अब देखो कहाँ कहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं, पहले सबसे पहले तो खाना जो होता है वो ग्लूकोज में है, कार्बोहाइड्रेट से देखो, जैसे वो होता है ना जिम,
में समझाते हैं कि पहले तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर तुमने कार्ब्स लेना छोड़ दिया तो क्या यूटिलाइज करना शुरू करेगी बॉडी? फैट यूटिलाइज करना शुरू करेगी। फिर अगर तुम्हारी बॉडी में से फैट खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी बॉडी प्रोटीन पे आती है। अब ऐसा कब होता है? जब किसी ने बहुत दिन तक खाना ना खाया हो। लाइक वो एक गलत कंडीशन है। बट क्यों छोड़ते हो आप? जब डाइट करने चलते हो या कुछ भी करने चलते हो तो सबसे पहले तुम कार्ब्स लेना छोड़ते हो। रीजन बीइंग क्योंकि कार्ब्स के बाद जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज योर फैट। राइट। सो सेम वे दोनों चीजें क्या है? बेसिकली ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है। सो ग्लूकोज को तोड़ के हम बनाते हैं पायरुवेट, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है या वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, पहले पायरुवेट तो बनेगा। ओके। पायरुवेट बनने के बाद अब या क्या हो सकता है? एरोबिकली रेस्पिरेशन या फिर एनारोबिकली। सो इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ईस्ट कर रहा है तो देखो ये कितनी वाहियात चीजें बनाता है। इट मेक्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी तो बनाया बट उसके साथ साथ इथेनॉल। इथेनॉल क्या करता है? इथेनॉल हम बेकिंग इंडस्ट्री या वाइन इंडस्ट्रीज में यूज कर लेते हैं। दैट इज अ वन गुड थिंग, मतलब उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमारी मसल्स, जब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम रुक ही नहीं रहे हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो गई, मसल्स आर लाइक ये तो कुछ नहीं कर रहा, इसके बस की नहीं है अभी बनाना एनर्जी, अब क्या करना पड़ेगा? मेरे को अपने अंडर लेना पड़ेगा। तो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन एनर्जी। और वो कैसे करती हैं? वो भी एनारोबिकली करती हैं। व्हाई? क्योंकि एनारोबिक प्रोसेस इज फास्ट। अगर वो प्रोसेस फास्ट है तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होगी। राइट? क्या? लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से आते हैं हमें क्रैम्प्स। क्रैम्प्स। एम। क्रैम्प्स। ठीक है। सो वो जो एकदम से पैर में दर्द होने लगता है कि ब्लॉक हो गया है बिल्कुल, दैट इज द क्रैम्प। वो क्या होता है? मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो रहा होता है, क्योंकि उनको नहीं, उनमें इतना दिमाग नहीं है कि तुम एनर्जी के साथ साथ इसको भी बना रहे हो। ठीक है। लास्ट आता है द मेन सोर्स और द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ओके। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तुम एक्सेल करोगे निकल जाएगा, पानी की कोई टेंशन ही नहीं है, जितना हो अच्छा है। एनर्जी तो देखो कुछ भी गलत नहीं बना है व्हेन यू डू एरोबिकली। एनर्जी किस लिए स्टोर होती है? एटीपी। क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारी बॉडी को एनर्जी एनर्जी कुछ नहीं पता, उसे एटीपी पता है। एटीपी होना चाहिए तो काम कर लेंगे, नहीं है तो प्रॉब्लम है। ब्रेकिंग एटीपी रिलीज 30.5 किलो जूल्स पर मोल टू ड्राइव सेल्यूलर रिएक्शंस। सो पर मोल, एक एक मोल के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। या नाउ कमिंग ऑन टू द ऑक्सीजन इनटेक सिस्टम। लाइक अभी हमने बात की कि ऑक्सीजन की जरूरत है, दैट इज द मोस्ट क्लीन प्रोसेस जिसके थ्रू तुम एनर्जी बना सकते हो। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? सो इट विल कम फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स, या वी ब्रीथ। राइट। सो वी ब्रीथ, देन जाके वो गया ट्रैकिया। सिंपल देखो, यहाँ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड देन फाइनली आती हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में आता है एल्विलाई। एल्विलाई क्या होता है? ये बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है एल्विलाई। ओके। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? उनके पास ये सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग्स नहीं होते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ब्रोंकाई और ट्रैकिया तक ये सब प्रेजेंट है, बाकी ब्रोंक्यूल्स के पास ये नहीं है। राइट। इसके बीच में और क्या होता है? यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या कर रहा है कि आपका जो खाना है वो ईसोफेगस में जाए, यहाँ राइट, ट्रैकिया के पास ना जाए, क्योंकि वो फिर आपका विंड पाइप है, वो फूड पाइप तक रहना चाहिए। सो नोस्ट्रल्स, देन थ्रॉट एंड देन फाइनली लंग्स। थ्रॉट के पास ये कार्टिलेज वाले रिंग है, क्यों? ताकि कोई कोलैप्स ना हो। ओके। मैकेनिज्म में, या यू कैन रिमेम्बर, डायफ्राम फ्लैट होता है। कब फ्लैट होता है? जब आप इनहेल करते हो। जब आप इनहेल करते हो, इनहेल करके देखो, चेस्ट कैविटी विल एक्सपैंड। जब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, एयर अंदर आ पाती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, एयर इज सक्ड इन सिंपली। इसका ऑपोजिट जाओगे, डायफ्राम विल बिकम डोम शेप्ड, और उसके बाद क्या होता है कि चेस्ट कैविटी टर्न्स इनवर्ड। राइट। व्हेन यू एक्सेल। Now, coming to your center, logistic center, the human heart. Human heart में what we have is double circulation होती है. How do we know that? सिंपल सिंपल समझते हैं। सबसे पहले बॉडी जो होती है वो हार्ट को देगी ब्लड, और हार्ट विल बी लाइक मेरे पास तो ऑक्सीजन नहीं है तो मुझे ये लेके जाना पड़ेगा लंग्स के पास। लंग्स से फिर वो वापस हार्ट के पास आएगा कि ठीक है मैंने ऑक्सीजन फिल कर दिया है, नाउ यू कैन गिव इट बैक टू द बॉडी। सो ये
हार्ट के पास ब्लड ना सेम ब्लड 2 बार घूम के आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन। अब जो भी ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसके पास बहुत सारी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसको कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो कौन सा ब्लड होगा? जो भी ब्लड लंग्स के पास से आए, क्योंकि लंग्स ही तो हैं जो ब्रीथ करने में हेल्प कर रहे हैं, जिनके पास होता है अपना ऑक्सीजन। एंड दिस इंश्योर्स हाई एफिशिएंसी। व्हाई? क्योंकि अपनी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। राइट? एनर्जी नीड्स जो भी होती है क्रूशियल फॉर बर्ड्स मैमल्स टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर स्ट्रक्चर, दैट इज होम्योस्टासिस। सो वो करने में भी हेल्प करता है ब्लड। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स टू पंप द ब्लड टू द बॉडी एंड लंग्स। राइट? तो इसके लिए वॉल्स थिक होती हैं एज कंपेयर टू द ऑरिकल्स और एट्रियम्स। रीजन बीइंग, इनको क्या है, सिर्फ ब्लड यहाँ पे डालना है, इनको पूरी बॉडी के पास लेके जाना है। सो इनकी मसल्स इतनी थिक होनी चाहिए कि वो प्रेशर को मैनेज कर पाए। फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं, प्लीज डू रिमेम्बर, 1 मार्क क्वेश्चन। एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्स एंड देयर happens to have some mixing। फिशेस में 2 चैम्बर है, सिंगल सर्कुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, बीच में होता है सेप्टम, और कुछ वॉल्स भी होते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से ब्लड निकला है। सो वी विल डिस्कस दैट थोड़ा सा अभी एट द एंड। 1 सेकेंड। लिम्फ सिस्टम देखो, आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में यू कैन से थिक वॉल्ड है, वॉल्स बहुत थिक है। रीजन बीइंग, ये बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को कैरी करती हैं। चॉइस ऑफ कलर, या ये बहुत हाई प्रेशर से ब्लड कैरी करती हैं। एंड हाउ डू दे डू इट? दे टेक इट फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसको ये लोग कैरी करते हैं। अब क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत हाई प्रेशर के साथ भेजा जाता है। वेन्स कैरी ब्लड टू हार्ट। वेन्स लेके आ रही है सारी बॉडी से इकट्ठा करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड, सो CO2 रिच ब्लड। राइट? वॉल्स इंश्योर वन वे फ्लो। वन वे फ्लो मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई लाइक दिस, यू सी दिस, व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट देयर इज अ पैसेज। ठीक है, वन वे फ्लो, यानी इसमें क्या होगा, यहाँ पे वी विल हैव वॉल्स, वॉल्स एज अ डोर, डोर होगी तो क्या करने के लिए, ताकि जो ब्लड आप ऐसे समझो कि पैर से ऊपर ऊपर ब्लड जा रहा है, प्रेशर तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, वो वापस ना आ जाए नीचे, है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनके अंदर वॉल्स होते हैं, ताकि वो गेट को रोक सके। आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते। रीजन बीइंग, बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है, बीच में कोई डोर है, वो बंद है, खुला है, किसी प्रॉब्लम होगी, वैसे ही ड्रामा हो जाएगा। सो दे डोंट हैव दीज। कैपिलरीज क्या होते हैं? कैपिलरीज आर 1 सेल थिक सेल्स, मतलब इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है, एट द एंड सिर्फ इतनी सी बड़ी होती है कि जितना एक सेल होती है। और यहीं पे क्या होता है? मटीरियल एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ भी होना है एक्सचेंज, वो यहीं से होगा, कैपिलरीज से। और भी व्हाट वी कैन नो अबाउट दिस, आर्टरीज कहाँ होती हैं? बॉडी में डीपली सीटेड होती हैं, वेन्स सरफेस पे होती हैं स्किन के। मेंटेनेंस के लिए अपने पास होती हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स करती हैं क्लोटिंग एट द इंजरी साइट, कोई भी कट लग जाता है वो क्लोटिंग होती है, दैट इज द प्लेटलेट्स। देन लिम्फ, मतलब अभी देखो ये क्या होता है, ये हो रहा था डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हो आप? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप किसी को पुश नहीं कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं दे रहे हो, कोई पाइप नहीं लगा रहे हो, बस ये इतनी पास में है इनकी 2 सेल्स कि यहाँ से यहाँ मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है खुद से खुद। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं परफ्यूम का, कि परफ्यूम स्प्रेड इन वन कॉर्नर, लेकिन उसकी स्मेल पूरे घर में हो जाती है। या खाना जब बनता है तो बंद किचन में रहा है, लेकिन पूरी, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ खाना बना रहे हो ना, आप मॉलिक्यूल्स को फोर्स नहीं कर रहे हो कि जाके एयर में मिक्स हो जाओ। सेम वे जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो इधर से इधर एक्सचेंज होने में साइड से निकल जाता है। सो दैट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दैट एस्केप्स द कैपिलरीज, वो कहाँ पे चलता है? फिर उसको उठाती हैं लिम्फ वेसल्स, कि तुम कहाँ जा रहे हो। सो लिम्फ वेसल्स उसको उठाएंगी, वापस से उसको ब्लड के अंदर डाल देंगी। राइट? सो दैट इज योर लिम्फ। उसके लिए पूरा अलग से लिम्फ सिस्टम होता है, कई बार ये क्लोट हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैड। कमिंग ऑन टू वाटर्स, पानी में, कमिंग ऑन टू प्लांट्स। प्लांट्स में ये सब चीजें कैसे होती हैं? देखो, जो प्लांट्स छोटे होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन होना, दैट इज फाइन, डिफ्यूजन तो होगा ही होगा, डिफ्यूजन इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इनका साइज बढ़ जाता है। डिफ्यूजन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, सारी चीजें नेचुरली ऐसे ही होती हैं। बट द प्रॉब्लम अकर्स जब ये
ये हो गया 5 मीटर्स का, राइट। 5-10 मीटर्स हो गया ऊंचा। अब यहां तक जो है डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, तो इन दैट केस दे नीड अ प्रॉपर सिस्टम, जिसको आप बोलते हो वैस्कुलर बंडल्स। ओके, वी कॉल देम एज वैस्कुलर बंडल्स। और वहां पे कौन आता है? वहां पे आता है जाइलम। जाइलम करता है पानी ट्रांसपोर्ट। पानी कैसा ट्रांसपोर्ट करता है? इन बोथ लाइक दिस, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड्स द लीव्स, सबको ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, राइट। ये होता है कैसे? एक तो रूट प्रेशर इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। रूट प्रेशर कैसे बनेगा? जो आयंस हैं रूट्स के अंदर, जगह कम है, रूट टेक अप आयंस, वाटर फॉलोज द ऑस्मोसिस क्रिएटिंग अ स्लाइट अपवर्ड पुश, राइट, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट कम हो गया। बाहर सॉइल के पास क्या है? आयंस बहुत सारे हैं, इधर कम है अपने पास, है ना। तो पानी क्या आते हैं? ऐसे आयंस इधर आ गए। अब आयंस तो यहाँ पे ज्यादा हो गए, पानी हो गया कम, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? पानी अंदर आना शुरू करेगा बैलेंसिंग के लिए। सो ट्रांसपिरेशनल पुल क्या करता है? जब भी लीव्स लूज देयर वाटर थ्रू द स्टोमेटा, उससे क्या हो गया? यहाँ पे पानी खत्म हुआ, लीव्स विल बी लाइक नीचे से पानी और सक करने की कोशिश करती हैं, सो दिस क्रिएट्स अ पुल। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट्स अ सक्शन, और उस सक्शन की हेल्प से रूट्स भी ऊपर पानी भेज पाती हैं। Water molecules are pulled up to replace those lost, like sucking through a straw, right? कोई मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, तो प्लांट्स अपनी एनर्जी भी ऐसे सेव कर लेते हैं। सेकंड है फ्लोएम। फ्लोम क्या करता है? फ्लोम क्या करता है? देखो, वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किचन कौन है? लीव्स हैं, तो लीव्स से खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एवरी अदर पार्ट, सबको मिलेगा, राइट। सो मैकेनिज्म क्या है? इसके लिए अपने को चाहिए एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव मतलब एनर्जी नहीं चाहिए था। यहाँ पे लोड्स द सुक्रोज इनटू द फ्लोम, वाटर फिर आएगा ताकि आपका बैलेंसिंग हो सके, तो पानी हर जगह जरूरत है। हाई प्रेशर मूव्स द मटेरियल टू टिश्यूज विद द लो प्रेशर, सो अगेन हाई टू लो चल रहा है बट विद द एनर्जी। एंड लास्टली वी विल मेंटेन द ह्यूमन एक्सक्रीशन पार्ट। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीशन का यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं हमारी बॉडी में। एक नेफ्रॉन कुछ ऐसा लगता है, जो बॉमन्स कैप्सूल है, ये रहा, ये कैप्सूल इसके अंदर हुआ। यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू, देखो यहाँ पे आर्टरीज आई हुई हैं, ब्लड ही लेके आता है, क्योंकि काम तो ब्लड का ही है सब कुछ लेके आना। लेकिन यूरिन के थ्रू कभी ब्लड नहीं आता अनटिल एंड अनलेस तुम बीमार हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर होता है वो ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हुए, व्हाइट ब्लड सेल्स हुए, ये सेल्स हैं, बड़ी बड़ी सेल्स हैं, ये तो पास नहीं हो पाएंगी। जो छोटी छोटी वेस्टेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसी छोटी वाली जो चीजें होती हैं, ऑक्सीजन नहीं बट या जो भी वेस्टेज है, आयंस हो गए, वो सब इधर पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है, वो सब इधर आ गया। सो ब्लड से क्या हो गया? सारा वेस्ट चीज जो भी था वो सब इधर आ गया। ओके, और ये क्या बन गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट बन चुका है। अब ये फिल्ट्रेट चलेगा पीसीटी में, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। सो इसके अंदर जाके फिर यहाँ से जाएगा लूप ऑफ हेनले। ये नीचे जा रहे हो तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहे हो तो असेंडिंग। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन इट गोज टू द डीसीटी। डीसीटी से जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और फाइनली ये कलेक्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या हुआ था? फिल्ट्रेशन ना। सिंपली गोल क्या है? ओके, हम क्या रिमूव कर रहे हैं? हम नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहे हैं। नाइट्रोजनस में आता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब चीजें जिनके पास नाइट्रोजन होता है। फिल्ट्रेशन, बोमन passes द लाइक सॉरी ब्लड passes थ्रू द बोमन्स कैप्सूल, यहाँ से फिल्टर हो गया। फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो भी तुमने पास कर दिया, तुम पे भरोसा नहीं है, उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, देखा जाएगा कि वेदर वट एवर यू हैव पास्ड इज एक्चुअली अ वेस्ट या नहीं है। अगर वो है तो वो पास हो जाएगा, नहीं है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फाइनली वेस्ट प्लस एक्सेस वाटर फॉर्म्स योर यूरिन। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। किडनी का अगर डायग्राम वगैरह आता है, यू हैव अ पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी आर कनेक्टेड, लाइक यू हैव द ureters, two ureters are coming, then you have the urinary bladder, then finally the urethra। एक सेकेंड रुको, हाँ ये रहा यूरेथ्रा। ओके, डायलिसिस होता है कब? दिस इज द आर्टिफिशियल किडनी फिल्टर्स ब्लड वाया डिफ्यूजन बट लैक्स रीअब्सॉर्प्शन।
प्लांट एक्सक्रीशन एंड द साइकिल ऑफ मेंटेनेंस. सो प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? थ्रू एनी गैशियस वेस्ट. ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन. सॉलिड की फॉर्म में जो हमारे रेजिन्स और गम्स होते हैं वो, राइट. सो इस फॉर्म में दे ऑल्सो एक्सक्रीट. Okay, moving forward, ये I have pasted a chart for respiration, types of respiration. Cellular respiration में food का breakdown करते हो और उससे हमें energy मिलती है. Then what we do is complete combustion of food in presence of oxygen is called as aerobic respiration. Anaerobic होता है incompletely जब वो बनता है. Aerobic respiration Krebs cycle follow करता है. वो तुम्हारी 11th grade में ज्यादा आएगा, अभी के लिए नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर कुछ मेंशन नहीं है ना, उसको अभी अवॉइड करना. सिर्फ नाम है तो सिर्फ नाम रखो. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट. ठीक है, तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है. टेकिंग एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये होता है क्या? ब्रीदिंग. ओके. अदर एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस होते हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज विच आर कॉल्ड एज स्पाइरकल्स. इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. रिब्स मूव अपवर्ड्स, है ना. ब्रीद इनटेक इन, तो रिब्स क्या होंगी? दे विल मूव आउटवर्ड्स एंड दे विल इंक्रीज द स्पेस. स्पेस इंक्रीज करके क्या होता है? एयर कैन मूव इन. रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी व्हेन यू एक्सेल. फिशेस में गिल्स हेल्प करते हैं. अर्थवॉर्म में मॉइस्ट स्किन इज रिक्वायर्ड. फ्रॉग्स में दे हैव लंग्स एंड दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. दैट इज वाई दे आर एम्फीबियंस. एम्फीबियंस हैं तो उनको स्किन के थ्रू ब्रीथ कर लेते हैं. लंग्स भी हैं तो दोनों जगह काम चल जाता है उनका. Then this whole chart about, yeah, I think, yeah, excretion. So excretion में composition of urine, इसको तो I think I'll have to explain it थोड़ा सा. Yeah, this is not visible. I'll explain it in a separate topic. Now coming on to lungs. So yeah, so how does the बॉडी टिश्यूज क्या करते हैं? बॉडी टिश्यूज में अब देखो, हमने पढ़ा था वेन्स क्या करती हैं. वेन्स करती हैं ब्लड कलेक्ट. कहाँ से करती हैं? बॉडी से करती हैं, राइट. बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती हैं. सो दिस इज वेना केवा. वेना केवा हमारी सबसे बड़ी वेन्स है, लॉन्गेस्ट, राइट. अपर वेना केवा, लोअर वेना केवा, दोनों ही लेके आएंगी ब्लड और उसको देंगी किधर? राइट एट्रियम में. दे विल ड्रॉप इट एट राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पास होना है, तो वो कैसे होगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व और एवी वॉल्व कहते हो आप इसे. जब वेंट्रिकल से मिलता है ब्लड, अब हार्ट को तो मिल गया, रिसीव हो गया. हार्ट भी लाइक, अच्छा मुझे क्या करना है? मुझे इसको लंग्स के पास भेजना है. तो यहाँ पे काम आती है पल्मोनरी आर्टरीज. क्या याद रखना है? देखो, पल्मोनरी आर्टरीज, हमने बात की थी आर्टरीज नॉर्मली ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं, पल्मोनरी वाली नहीं. पल्मोनरी वाली अभी तक कैसा आया है? CO2 रिच ब्लड आ रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूसली CO2 रिच ब्लड. सो ये भी कैसा है? CO2 रिच ब्लड ही लेके आ रही है. एंड देन जब फाइनली लंग्स के पास से वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएंगी, सो दिस इज O2 रिच ब्लड. नॉर्मली जैसे कोई भी वेन है लाइक वेना केवा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आ रही थी. पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती हैं. देन दे विल ड्रॉप इट टू लेफ्ट एट्रियम. यहां से पास ऑन होने के लिए टू योर वेंट्रिकल दे नीड अ बाइकस्पिड वॉल्व. रीजन, ताकि ब्लड वापस ना जाए. एक बार जो ड्रॉप कर दिया वो ड्रॉप कर दिया, राइट. फिर यहां से ऑर्टा में एंट्री के लिए यू हैव अनदर गेट दैट इज कॉल्ड एज ऑर्टिक सेमी ल्यूनार वॉल्व, राइट. हाँ, या मुझे वो मिट्रल वॉल्व याद था, राइट, मिट्रल वॉल्व. और इसको आप कह सकते हो ऑर्टिक वॉल्व भी कहते हो. एंड देन फाइनली बॉडी टिश्यूज को ये रिसीव हो जाएगा. ओके. सो आई एम गेसिंग दिस इज इट. अब इसमें स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए है. ऑल दैट पोर्शन आई विल चेक. अगर उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं आई विल अपलोड दैट सेपरेटली. उसको कवर कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है विद दी क्वेश्चंस, राइट. बट अभी के लिए ये तुम्हें मैक्सिमम 30-40 मिनट्स लगा होगा, 20-30, आई डोंट नो एग्जैक्टली. बट हाँ, इतने में तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. All right. So we'll see you in the next class. Bye bye. Take care. Enjoy the rest of your time. Or wo like, share, subscribe. Yes, if you can. Yeah, please. If you do like it, please drop your feedback and like, share, subscribe. Thank you so much, everyone.